एकाग्रचित्त हों। 3 बार पवित्र ओम का जाप, 3 बार शांति। लंबी गहरी सांस लेकर शुरू करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। कक्षा की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने पहला उपदेश गैरण संगीता का कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग दूसरे उपदेश पर पहुंचे हैं। पहले उपदेश में सत्कर्म की चर्चा की गई थी, सत्कर्म को विस्तार से बताया गया था। उम्मीद है आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे। मैं कभी भी नोट्स भी चेक कर सकता हूं, तो नोट्स की भी तैयारी रखें। आज का समय दे देता हूं, कल तो संडे है, परसों नोट्स भी चेक कर लेंगे और आगे आज जहां तक होगा उससे आगे पढ़ेंगे। तो नोट्स कल संडे है, कल तक सारा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। एटलीस्ट सत्कर्म तक का तो कंप्लीट कर ही लेंगे। आसन में धीरे धीरे बढ़ेंगे। सत्कर्म के बाद आसन की चर्चा आती है, जो द्वितीय उपदेश है। इसमें कहा गया है आसनानि समस्तानि यावन्तो जीव जंतवः, यानी कि आसन जितने जीव जंतु हैं, समस्त आसन जितने जीव जंतु उतने आसन हैं। तो हम लोग जानते हैं, कहा गया 84 लाख योनि है, तो यानी 84 लाख आसन हो गए। चतुर्शीति लक्षानि शिवेन कथितानि च, यानी कि भगवान शिव ने 84 लाख आसन कहे हैं। तो कितने जीव जंतु हैं? 84 लाख। पहली लाइन में कह दिया गया है जितने जीव जंतु हैं उतने आसन है, समस्त कुल आसन। और फिर दूसरी लाइन में कह दिया गया है कि भगवान शिव ने 84 लाख आसन कहे हैं। तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोणं शतं कृतम्, उनके 84 लाख के बीच में भी षोडशोणं शतं कृतम्, यानी 100 में 16 कम विशिष्ट आसन है। 100 में 16 कम कितने हो गए? 84 आसन। पहले तो जितने जीव जंतु उतने आसन, फिर भगवान शिव ने 84 लाख आसन बताए हैं, और उसमें से 100 में 16 कम यानी 84 आसन विशिष्ट हैं। अब तेषांग मध्य मर्त लोके द्वादशं आसनं शुभम, यानी कि उस 84 में भी मृत्यु लोक में, यानी कि आजकल के जमाने में हमें 32 आसन को शुभ माना गया है। अब इससे चारों लाइन से सवाल निकलता है, इसका ध्यान रखेंगे। पहली लाइन फिर से इसको बार बार जानबूझकर रिपीट कर रहा हूं, समस्त जीव जंतु के बराबर आसन है। पहला, भगवान शिव ने 84 लाख आसन बताए। तो उलट पलट के भी पूछ सकता है कि भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं, तो भगवान शिव ने 84 लाख आसन बताए हैं। हो सकता है भगवान शिव की जगह पे दे दे कि जितने जीव जंतु हैं उतने, उसमें भगवान शिव वाला ऑप्शन ही ना दे, 84 लाख का ऑप्शन ही ना दे, जितने जीव जंतु हैं उतना दे दे। तो अगर हमें पूरा एक एक लाइन का पता होगा, गहराई से हम पढ़ेंगे, तो हम कहीं भी अटक नहीं सकते हैं। अब उसके बाद उसमें से भी 84 आसन विशिष्ट हैं।
अब 84 को यहाँ डायरेक्ट 84 ना लिख करके सोड सोनंग सतंग कृतम, कि उसमें से 16 कम, 100 में 16 कम आसन को विशिष्ट बताया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है सोड सोनंग सतंग कृतम कई बार संस्कृत का श्लोक भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। अगर कर दें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। 84 आसन विशिष्ट हुए। उन 84 में भी कहा गया 32 आसन शुभ है, अधिक शुभ है। हमारे मर्त्यलोक में, हमारे मतलब आजकल में आम लोगों के लिए 32 आसन महर्षि घेरन कह रहे हैं कि ये शुभ है। तो अब अगला सवाल अगर इस तरह से आता है कि घेरन संहिता में कितने आसनों की चर्चा की गई है, तो चर्चा सिर्फ 32 आसन की गई है। 32 आसन को बताया गया है, लेकिन उन्होंने पूरा विधि से बताया गया है। 84 लाख 84 फिर 32, और उससे पहले जितने जीव जंतु हैं उतने आसन हैं। पहले एक बार उन्होंने जो 32 आसन है, उस 32 आसन का एक साथ नाम दे दिया है। अगर कोई याद कर सकते हो तो याद कर लें, अच्छा रहेगा। अब इसमें 32 आसन में कहा गया सिद्धं पद्मं तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, सिंहं सिंहं च गोमुख वीरं धनुरासनैव च, मृतम गुप्तम तथा मात्स्य मत्स्येन्द्रासनैव च, गोरक्षं पश्चिमोत्तान उत्कटम संकटम तथा, मयूरम कुक्कुटं कूर्मं तथा च उत्तान कूर्मं, उत्तान मंडुकम वृक्षम मंडुकम गरुड़म वृषम, शलभम मकरम च उष्ट्रम भुजंगम योग आसनम। अब इतने आसन की यहां तक इन्होंने चर्चा कर दी है। फिर आगे कहते हैं कि 32 आसन है ये मृतलोक में, ये सिद्धि प्रदान करने वाली है। अब एक बार इसको फिर से देखते हैं। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, और थोड़ा ऐसे देखिए, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, इसी को शवासन कहा गया। मृतासन को कई जगह शवासन की जगह ना देकर के मृतासन दे दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, और शवासन मृतासन एक ही है। यहाँ पे मृतासन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्र आसन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तान आसन, उत्कट आसन, संकट आसन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, योगासन। इन 32 आसनों की चर्चा की गई है, और ये जो 32 आसन है सिद्धि प्रदान करने वाली है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। आगे अब एक एक आसन को हम लोग देखते हैं आराम से, कोई हड़बड़ी करके नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ 7 से 8 आसन या 9 आसन हम लोग आज करेंगे बस। ये आसान है, शुरू वाले आसन, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन सिद्धासन सबसे पहला आसन बताया गया है, तो सवाल में आ सकता है घेरन संहिता में सबसे पहला आसन कौन सा है? तो सिद्धासन घेरन संहिता का पहला आसन है। सिद्धासन में जो विधि बताई गई है वो कैसे बताई गई है उसको देखेंगे। योनि स्थानम अंध्रि मूल घटिकम, योनि स्थानम अंध्रि मूल घटिकम संपीड गुल्फेतरम, गुल्फेतरम यानी कि गुल्फ इतरम, उसको अलग अलग करके गुल्फ इतरम होता है। यानी कि बाएं पांव की एड़ी, इसमें बाएं दाएं कुछ नहीं कहा गया, माफी चाहूंगा, पांव की एड़ी को योनि स्थान में इस प्रकार रखें कि गुल्फ वाला हिस्सा दबे। संपीड़ी गुल्फे इतरम, योनि स्थान को, अच्छा योनि स्थान को दबाना है। पैर का मूल यानी कि एड़ी, एड़ी से, एक पांव की एड़ी से योनि दबे। उसके बाद कहा गया मेढ्रे संप्र मेढ्रो पर्यंत, दूसरे बुक में दूसरे शब्द लिखे हुए, मेढ्रो पर्यंत सन्निधाय चिबुकम कृत्वा हृदय स्थापितम। अब चिबुको कृत्वा तो बाद में, पहले तो पांव की स्थिति, यानी कि एक पांव की एड़ी को योनि स्थान में दृढ़ कर दें। उसके बाद दूसरे पांव को मेढ्र के ऊपर स्थापित कर दें।
समझने की जरूरत है। योनि स्थान में एक को रख दिया, दूसरे को उसके मेढ्र के ऊपर रखा। अब देखिए कहा जाता है, ये इस बुक में नहीं है लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए, सिद्धासन जो है वो गृहस्थों को थोड़ा सा मना किया जाता है कि इससे काम क्षमता में कमी आती है, इसीलिए ये गृहस्थों के लिए थोड़ा मना किया गया है। इससे जिस तरह से पोजीशन बनती है उस पोजीशन में हमारी कामनाओं की में कमी आती है, तो गृहस्थों के लिए इसलिए कहा गया। लेकिन ये मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, घेरन संहिता में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो घेरन संहिता में एक पांव की एड़ी को योनि स्थान में लगाएं, ठीक है, और दूसरे पांव को उसके ऊपर मेढ्र के ऊपर रखें, तो उससे दबाना है, संपीड़न करना है, सिर्फ रखना नहीं है, संपीड़न करना है, दबाना है। और फिर पहले इसको स्थिति को एक बार देखिए, हालांकि ये अंदर से देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एड़ी को रख दिया पहले इन्होंने, यौनिक स्थान को दबाया, संपीड़न किया, फिर दूसरे पांव की एड़ी को लिंग के ऊपर मेढ्र के ऊपर रख दिया, उसको संपीड़न किया। अब उसके बाद हाथ की स्थिति इन्होंने जो लगाई हुई है, घेरन संहिता में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन हाथ की कोई ना कोई स्थिति तो होगी, तो इन्होंने ऐसा रखा हुआ है। ये हमें दोनों चीजें क्लियर रखनी है। अब कहा गया है ठोड़ी को चिबुकं कृत्वा हृदय स्थायिनम स्थायित्वम। अब कहा गया है कि चिबुक को यानी ठोड़ी को हृदय पर स्थापित कर दें। तो हम ये कौन सा बंद होता है? वैसे जालंधर बंद की स्थिति होती है, हालांकि नाम नहीं लिखा जालंधर बंद, लेकिन स्थिति वैसे ही बनती है, इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहा गया है कि दोनों नेत्रों को भ्रूव यानी कि भूमध्य पे देखें। अब उसके बाद पहले स्थापित कर दिया हमने, पांव की स्थिति बना ली, उसके बाद ठोड़ी को हमने हृदय पे स्थापित कर दिया। उसके बाद जो अगला स्थिति बताई गई है, संयमित संयमित इंद्रिय, मतलब इंद्रियों को, हमारी मन जो इधर उधर भागती, हमारी इंद्रियां हैं इधर उधर भागती हैं, उसको वश में करेंगे, संयमित करेंगे। गुरुजी ये उस मेड में लगाने का क्या मतलब हुआ सर? ये इसको थोड़ा समझा दीजिए गुरुजी। मेढ्र वाला लिंग प्रदेश जो है उसके ऊपर कहा गया है, मेढ्र को एड़ी को मेड में लगा लें। मेढ्र के ऊपर रख लेंगे, जी जी ठीक है। जी। हाँ, ठीक है, ऐसे ही बीच में जहां भी दिक्कत हो ना तो पूछ लें तो अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद कहा गया है कि इंद्रियों को संयमित करें और अचल दृष्टि से भूमध्य पर देखें, यानी कि भूमध्य, ये सांभवी मुद्रा की स्थिति एक तरह से बनती जा रही है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या करना। एक पांव की एड़ी को इस प्रकार रखें कि योनि स्थान दबे, और दूसरे पांव की एड़ी को लिंग के ऊपर रखें, चिबुक हृदय पर लगाएं, स्थिर कर लें, इंद्रियों को संयमित कर लें, निश्चल होकर के आराम से भ्रुवों के मध्य में देखें, भूमध्य में देखें। ये पूरी स्थिति इसकी बन गई हुई है, ये है सिद्धासन। इसके बाद कहा गया है कि ये सिद्धासन मोक्ष देने वाली है। ये जो सिद्धासन की स्थिति है इसका फल क्या बताया गया है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो सिद्धासन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो पहले ही ले लेते हैं, क्योंकि एक साथ करेंगे ना तो कंफ्यूजन ज्यादा होगी, फिर सवाल लेंगे दिक्कत होगी, इसलिए मैंने सोचा एक आसन करें, फिर कुछ सवाल कंफ्यूजन दूर कर लें, फिर दूसरे आसन पे बढ़ेंगे। कोई सवाल हो तो पहले पूछ लीजिए। सर श्लोक वाला हिस्सा दिखा दीजिए ना। जी, आइए ये श्लोक वाला हिस्सा। ओह, बढ़ गया जी। और फिर षोडशोन चित्तम कृतम भी समझा दीजिएगा उसका अर्थ। क्या? षोडशोन शतम कृतम का अर्थ बतलाया ना आपने, वो भी बोल दीजिएगा। अच्छा, पहले वाला में हाँ हाँ।
वो तो हो गया षोडश मतलब सतम कीर्तम, उसका था कि 100 में 16 कम, तो 84 वो हो गया ना। 84 शब्द ओके। ना लिख करके इन्होंने इस तरह से लिखा है कि 100 में 16 कम वाला। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं है, अच्छी बात है। अब ये हो गया, इसमें सर ध्यान देने वाली। आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, आ रही, कीर्ति जी बताएं। अ, सर इसमें कुछ सावधानियां हैं कि हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए या फिर इनके क्या लाभ हैं और कौन कौन सी मसल्स पर ये इफेक्ट करता है, ऐसा कुछ हाँ, आप मुझे वो बता सकते इसमें घेरन संहिता में नहीं कहा है। ये जो आप कह रही है ना, आपका सवाल भी अच्छा है। ये जब हम हैं? लोग जी। एक एक आसन को व्यवहारिक स्तर पे पढ़ेंगे, वो अलग है, उसमें बताया जाएगा किस मसल्स पे होगा। वो अलग, एक अलग बुक है, अलग हमारा सब्जेक्ट है, विषय है, वो पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ घेरन संहिता के हिसाब से है, उसकी चर्चा इसमें ना करें तो अच्छा रहेगा, फिर वो बहुत विस्तृत हो जाएगा। उसका अलग से है दिया हुआ, वो पढ़ाएंगे हम लोग। सर फीमेल के लिए अलग से कोई टेक्निक है इस जैसे हाँ, मेल फीमेल का तो आपने बता दिया। फीमेल के लिए टेक्निक इसमें ये दिया गया है, जैसे देखिए, गुदाद्वार और जेनेटिक ऑर्गन के बीच में एक एड़ी को रखेंगे। यहां तक कंफ्यूजन क्लियर है? जेनेटिक सर ऑर्गन एंड गुदाद्वार। शिवानी ना, शिवानी के पास। हाँ, शिवनी के पास, दोनों के बीच में, उसको शिवनी वाला स्थान बोला जाता है। बहुत अच्छा, शिवनी स्थान पे रखेंगे। लेकिन शिवनी स्थान कहने से ऐसे क्लियर और नहीं होता है, तो योनि स्थान और गुदाद्वार के बीच में एक एड़ी को रखेंगे, दूसरी एड़ी को योनि के ऊपर रख लेंगे। वैसे ही जेंट्स में स्थान चेंज हो गया, लिंग के ऊपर रख लेंगे। ठीक है, और इसका जी फल बताया गया है कि ये मोक्ष देने वाली है। और इसमें जो अलग चीज बताया गया है कि एक तो जालंधर बंद ठोड़ी को हृदय से लगाएंगे और दृष्टि को पैर भूमध्य। रखना ना सर, मतलब यही हुआ ना। जी ठीक है, अब हम लोग दूसरे आसन में बढ़ते हैं। अब है दूसरा आसन, पद्मासन। पद्मासन भी बहुत आसान है, और ये अच्छी बात यह है कि ये अभ्यास हम लोग करते हैं, उससे बिल्कुल मिलता जुलता अभ्यास है। लेकिन यहाँ पद्मासन जो बताया गया है और जो हम लोग करते हैं पद्मासन, उसमें अंतर बस इतना है, यह जो पद्मासन बताया गया वो बद्ध पद्मासन को पद्मासन कहा गया, ये ध्यान रखिएगा। व्यवहार में हम लोग इस वाले को बद्ध पद्मासन कहते हैं। यानी कि पाँव को, दोनों पाँव पद्मासन लगाने के बाद जो पीछे से हाथ को पलट करके हम अंगूठा पकड़ लेते हैं, वही स्थिति है। लेकिन इसमें फिर ध्यान क्या रखना है घेरन संहिता के हिसाब से, कि कौन सा पाँव ऊपर होगा, कौन सा पाँव नीचे होगा। क्या इसमें हमें हृदय की भी कोई स्थिति होगी, हमारी ठोड़ी की भी कोई स्थिति होगी, बस उसको अंतर समझना है। अब ये कहते हैं कि सबसे पहले बायां पांव दाईं जांग पे रखें। ये बहुत आसान है। देखिए, बायां पांव, शुरुआत कहां से होगा, बायां पांव दक्षिण पे रखें, दक्षिणी जंघा पे रखें। फिर दाहिनी पांव को बाएं जांग पे रखें। तो शुरुआत कहां से हुई, लेफ्ट को पहले राइट पे रखते हैं, फिर राइट वाले को उठाकर लेफ्ट पे रख लिया, पद्मासन लग गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद दोनों हाथ को पीछे ले जाएंगे, दोनों हाथ पीछे ले गए, क्रॉस करते हुए दोनों अंगूठे को पकड़ लिया, बद्ध पद्मासन। इसको मैं जानबूझकर कैसे नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और ये सब लोग जो योग करने वाले हैं जानते हैं। दोनों अंगूठे को हमने पकड़ लिया, यहां तक बहुत आसान है। अब जो अलग कहा गया है, जनरली जब हम लोग बद्ध पद्मासन किसी को करवाते हैं या खुद भी करते हैं, तो इतना तक तो कर लेते हैं, पद्मासन लगा लिया, दोनों हाथ पीछे ले जाकर अंगूठा पकड़ लिया, यहां तक करते, लेकिन उससे आगे नहीं करते। आगे क्या कहा गया है, चिबुक को हृदय पे निधान करें, और हृदय पर लगाने के बाद यानी जालंधर बंद लगाए। जालंधर बंद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन कहा गया है चिबुक को हृदय पर लगाए, निधान करे, और नासा अगर अवलोकयेत, नासिका के अग्रभाग को देखे। देखिए, पहले वाला जो आसन था सिद्धासन, उसमें भूमध्य पे देखना था, भ्रुव पे देखना था। इसमें नासा अग्र अवलोकयेत, यानी कि जालंधर बंद की स्थिति में आकर के नासिका के अग्रभाग को देखना है। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कंफ्यूजन होगी। उसके बाद कहा गया है कि ऐसा करने से व्याधि विकार नाशनम, व्याधि विकार
नाशनम है, अनेक रोग निश्चित ही दूर होते हैं। ये पद्मासन, यानी बद्ध पद्मासन को घेरन संहिता में पद्मासन कहा गया है। बद्ध पद्मासन का कंप्लीट रूप बताया गया है कि चिबुक को लगाना है हृदय पर और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि डालनी है और फिर हमें इसी स्थिति में रुकना है। कोई कंफ्यूजन इसमें फिर भी पूछ लीजिए। दूसरा आसन सर। मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगी। कोई हो तो सर अभी इसमें हैंड। बोल रखा है चिबुकम के बारे में बता दीजिए। चिबुकम। चिबुक ठोड़ी को कहा जाता है, ठोड़ी को चिबुक कहा जाता है। और कुछ? सर इसमें बोल रखा है कि दाएं हाथ से बाएं पांव के अंगूठे को और बाएं हाथ से दाएं हाथ के अंगूठे को, लेकिन राइट पैर से राइट का ही अंगूठा पकड़ेंगे हाथ से, क्योंकि हाथ उल्टा होके आएंगे तो विपरीत दिशा में वो फिर उसी पैर को पकड़ेंगे जिस तरफ का हाथ होगा। तो एक बार इसको क्लियर कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, इसको कर देते हैं। वामोरूपरि दक्षिणं हि चरणं संस्थाप्य वामं तथा दक्षिणोरूपरि पश्चिमेन विधिना कृत्वा कराभ्याम दृढ़म्। बाईं जंघा पर दाहिने पांव को, इसमें आते हैं श्लोक में आते हैं, बायां पांव दाहिनी जंघा पर रखेंगे, दायां पांव बाईं जंघा पर रखेंगे और व्युत्त क्रम विधि से हाथों को पृष्ठ भाग पर ले जाए, मतलब हाथों को पलट कर। एक सेकेंड। दाएं हाथ से बाएं पांव के, अच्छा हाँ ये आपने सही कहा है। हाँ, विधिनादित्वा कराभ्याम तथा दक्षोरूपरि पश्चिमे तान विधिनादित्वा कराभ्याम। अच्छा अच्छा ठीक है। ये एक कंफ्यूजन है, इसको बाद में देख लेंगे। वैसे इसमें मुझे लगता है कि इन्होंने गलत लिखा, कई जगहों पे इन्होंने व्याख्या में गलती की है। आगे भी देखेंगे तो उसमें भी व्याख्या में गलती हुई है, लेकिन इसमें जब आगे हम पीछे पलट करके ले जाएंगे तो ऐसा संभव ही नहीं है। ये सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया। और इसके अलावा लिखने में गलती हो सकती है सर। जी, कि लिखने में गलती हो गई होगी इसमें। हाँ लिखने में गलती हो गई है, तो टाइपिंग मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, लिखने में गलती हो गई। ये देखिए, ये स्थिति हमारी बनती है, लेकिन इसमें इन्होंने चिबुक को, पिक्चर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें। चिबुक लगाना है हृदय स्थल पे और नासाग्र दृष्टि होनी है। दूसरा हमारा पद्मासन यहाँ कंप्लीट हुआ। पद्मासन में कहा गया है अनेक रोगों को दूर करता है। और कुछ सवाल? जी सर, नासिका के अग्रभाग मतलब कहाँ पास नाक होगा? का जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, अभी ठंड में जो सबसे ज्यादा ठंडा हो जाता है नाक का आगे वाला हिस्सा, उसी के नासिकाग्र, उसी को कहा गया है। हालांकि इसको लेकर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो इसको लेकर के भी कई जगहों पे विद्वानों में मतभेद है, लेकिन हम लोग इसमें मतभेद ना करके सीधे नासिका के आगे वाले हिस्से को यहीं पे रखते हैं। जी समझ में आया? नासिका का जो, नाक का जो आगे वाला हिस्सा है, नासिका का अग्रभाग, नासिकाग्र, नासिका का अग्रभाग, नासिकाग्र दृष्टि। नासिकाग्र दृष्टि। ठीक है। अब हम लोग तीसरा आसन देखते हैं, भद्रासन। भद्रासन के बारे में कहा गया है गुल्फो च विसंध्यायो व्युत्त क्रमेण समाहितः। अब इसमें भद्रासन जो हम लोग अभी तक करते आए, जिसको बटरफ्लाई पोज कह के भद्रासन को पूरी दुनिया में हम लोगों ने क्या हुआ है प्रचलित, उसमें और इसमें अंतर है। तो इसमें पहले मैं फोटो पे ही आ जाता हूँ। देखिए ये फोटो उल्टी दिशा में है। इसमें क्या किया गया है, जनरली हम लोग दोनों एड़ी और पंजा मिला लेते हैं भद्रासन में, यही करते हैं। लेकिन इसमें ये क्या कर रहे हैं, एड़ी पंजा मिला ना करके अंगूठे को पीछे की तरफ कर लिया है। अभी सपोज करो कि ये पीछे वाला पोर्शन है, ये पीठ वाला हिस्सा है, और ये हमारा अंगूठा पीछे आ गया पलट करके, ठीक है, और एड़ी मिल गया और अंगूठा पलट करके बाहर की तरफ आ गया। ये स्थिति बन रही है। फोटो देख लीजिए, फिर आते हैं श्लोक पे। व्युत्त क्रम से
व्युत क्रम से बाहर की तरफ ले जाना है, और विषण स्यादो अंडकोशों के नीचे रखना है। जब इस स्थिति में हम आएंगे तो अपने आप वो स्थिति बन जाएगी जो दोनों के बीच में, एड़ी के बीच में अंडकोश की स्थिति आ जाती है, हमारी विषण की स्थिति आ जाती है, समाहितः उसके नीचे की स्थिति आ जाती है। जब करके कुछ चीजें प्रैक्टिकल में जब करते हैं तब पता चलता है, शब्दों में कहना थोड़ा कठिन हो जाता है। उसके बाद कहते हैं पाद अंगुष्ठो कराभ्याम च धृत्वा वै पृष्ठ देशतः। उसके बाद पीछे की तरफ, पृष्ठ देश की तरफ हाथ ले जा करके अंगूठे को पकड़ लेंगे, पैरों की एड़ियों को नीचे रख लेंगे उलट करके, दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे। अभी तक हम लोग भद्रासन में क्या करते हैं, आगे एड़ी पंजा मिला लेते हैं और आगे से पकड़ते हैं। इसमें क्या किया गया है, अंगूठे को पलट करके पीछे रखना और पीछे से जा करके पकड़ना है। तो स्थिति क्या बनी, दोनों एड़ियों को उलटकर विषण के नीचे रखें, पीठ की ओर दोनों अंगूठों को पकड़ लें पीछे से। अब आगे किया गया है जालंधर बंद की स्थिति लगाएंगे, जालंधर समासाध्य, जालंधर बंद की स्थिति लगाएंगे। नासाग्र अवलोकयेत, नासिका के अग्रभाग पर जो अभी शब्द आया था, नासिका के अग्रभाग पर अवलोकन करेंगे, देखेंगे। ये भद्रासन की स्थिति है और ये सर्व व्याधि विनाशकम, सभी व्याधियों को दूर करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन? अभी तक जो हम लोग भद्रासन करते हैं और उसमें गैरण संहिता में ये अंतर है, हम आगे ना करके पांव की स्थिति को पलट के पीछे कर देते हैं और हाथ से पीछे ही पकड़ते हैं हम लोग। अगला आसन मुक्तासन। मुक्तासन में कहा गया पायु मूले वाम गुल्फंग दक्ष गुल्फंग तथोपरि, पायु मूले वाम गुल्फंग दक्ष गुल्फंग तथोपरि समकाय शिरोग्रीवंग मुक्तासनं तु सिद्धिदम। पायु मूल, पायु कहते हैं गुदाद्वार को, तो गुदाद्वार की जो मूल है उसको पायु मूल कहा गया है। वाम गुल्फम यानी बाएं पांव की एड़ी को पाय मूल में लगाए, उसके बाद दाएं पांव की एड़ी को उसके ऊपर रख दें, ये है। उसके बाद कहा गया समकाय शिरोग्रीवम, शरीर को सीधा रखें, काय मतलब शरीर, सिर और ग्रीवा को सीधा रखें। मुक्तासनम तो सिद्धिदम, ये मुक्तासन सिद्धि देने वाली स्थिति है। अब इसकी फोटो पे आते हैं। अब इसमें मुझे थोड़ा सा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये कहा गया बाएं पांव की एड़ी को पायु मूल में लगाए, यानी कि गुदाद्वार के मूल में लगाए बाएं पांव की एड़ी को। जब बाएं पांव की एड़ी को गुदाद्वार के मूल में लगाएंगे, उसके बाद दाएं पांव को उसके ऊपर रख लेंगे। तो ऊपर रख लेंगे तो फिर ये तो नीचे ही तो सुखासन वाली स्थिति हो गई। लेकिन मुक्तासन जो सूत्र में बताया गया उसके हिसाब से अर्ध पद्मासन की स्थिति तकरीबन बनती है। तो ये इस तरह से सुखासन की स्थिति नहीं बनती है सूत्र के हिसाब से, लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योगा वाली पुस्तक में इसको सुखासन की स्थिति ही बताया गया है। उसके बाद कहा गया है सिर और ग्रीवा को बिल्कुल सीधा रखेंगे, शरीर को सीधा रखेंगे। ये आसन योगियों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाला है। कोई कंफ्यूजन? सर मैं कुछ बोलना चाह रहा था। जी बताइए सर जैसे कि पैर, जो एक पैर को मोड़ कर ना वज्रासन की तरह शायद रखना है सर, वो जैसे नहीं तो एक पैर मोड़ कर उसको गुदा द्वार पे रखना है, फिर दूसरा जो पैर को उसके ऊपर रखना है। नहीं। तो ये ना अर्थ ये क्या कहते हैं उसका, पद्मासन जैसा थोड़ी होगा सर, वो पूछ रहा था मैं। अर्ध पद्मासन जैसा तकरीबन अर्ध पद्मासन में होता है कि एक पांव नीचे एक उसके ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन ये इनके पीछे हिसाब करना है से पैर को सर, नहीं, पीछे नहीं पैर को करना, पीछे पायु करना मूल में है। लगाना है। पायु मूल में अगर आप ऐसे लगाएंगे, पायु मूल में, अभी तो वीडियो में करके नहीं दिखा सकता, तो पायु मूल में लग जाता है। पायु मूल में लगने के बाद उसके ऊपर रख लेंगे,
अभी तो ट्राई किया अर्धपद्मासन सर, लग गया इसलिए पूछ रहा अभी ट्राई लग किया गया, हूँ जी। लग गया। हाँ हाँ लग गया सर, उसके ऊपर हम कर लिया था, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो ये भी मुक्तासन तो खैर आसान ही है, करने वालों के लिए तो खैर सब आसान है, कोई दिक्कत। इसमें कहा गया ये सिद्धि देने वाली है, सिद्धि प्रदान करने वाली है योगियों के लिए। मुक्तासन में मुझे लगता है ज्यादा देर तक आसानी से बैठा जा सकता है, इसीलिए इसमें आप प्राणायाम वगैरह आसानी से कर सकते हैं। अगला आसन हमारा है वज्रासन। वज्रासन में जंघाभ्यां वज्रवत् कृत्वा गुदा पार्श्वे पदाभुवो। मुक्तासन के बाद हाँ, वज्रासनं भवेद योगिनां सिद्धिदायकम। कहा गया है दोनों जंघाओं को वज्र के समान दृढ़ करके, ये वज्रासन वैसे ही होता है, ये वाला बिल्कुल ठीक है, बस इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो अलग है थोड़ी सी। वो ये है कि दोनों जंघाओं को वज्र के समान दृढ़ करके दोनों पांव के गुदा के दोनों ओर लगाए। अब देखिए एड़ी, इसमें फोटो में जो दिया गया है क्या किया है, एड़ी को साइड में कर दिया गया है, लेकिन सूत्र के हिसाब से कहा गया है कि दोनों एड़ी को गुदा पार्श्व में लगाएं। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, गुदा पार्श्व में यानी कि एड़ी ऊपर होनी चाहिए, पांव बाहर की तरफ होना चाहिए, तो दोनों गुदा के पार्श्व में एड़ी जो है उससे संपीड़न हो जाएगा। वज्रासन भवेद योगिना, ये वज्रासन योगियों के लिए सिद्धि देने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? एड़ी को बाहर न करके एड़ी गुदा द्वार के दोनों तरफ लगेगा। अब आगे अगला आसन स्वस्तिक आसन पर हम लोग आते हैं। स्वस्तिक आसन में कहा गया है जानुर्वरो अंतरे कृत्वा योगी पाद तले उभे ऋजु काय समासीन स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते। यानी कि योगी जब जंघा और घुटनों के मध्य, जंघा हो गया हमारा, घुटना हो गया, उसके मध्य में पाद तले, पांव का जो तलवा है, तलवा को दोनों जंघा और घुटने के बीच में इस तरह स्थापित कर लें, तो वो जो स्थिति बनती है वो स्वस्तिक आसन की बनती है। और उसके बाद ऋजुकाय समासीना है, ऋजुकाय समासीना का मतलब होता है तनाव रहित होकर बिल्कुल सीधा बैठे। हालांकि यहाँ पे ऋजुकाय समासीना का अर्थ त्रिकोण आकार बता दिया गया है, तो अलग अलग पुस्तक में अलग अलग है, लेकिन मुझे लगता है ऋजुकाय समासीना का सीधा होकर के तनाव रहित बैठना ही है। इसकी स्थिति देख लेते हैं। इसमें है देखिए दोनों तलवे को, हालांकि इन्होंने ऊपर रखा हुआ है, लेकिन ये जो तलवा है, ये तलवा दोनों जंघाओं यानी कि इसके काफ मसल्स और जंघाओं के बीच में जाना चाहिए, ये स्थिति बननी चाहिए। इसके सूत्र के हिसाब से योगी जब जंघा और घुटने के मध्य में पैर के नीचे के भाग यानी तलवे को दोनों के बीच में कर लेता है, तो ये स्वस्तिक आसन की स्थिति बनती है। तत्प्रचक्षते। अगला आसन हमारा है सिंहासन। अब सिंहासन जो हम लोग करते हैं इसमें क्या अंतर है उसको देख लीजिए। गुल्फो च वृषण शादो व्यूतक्रमणे ऊर्ध्वतांगतो चिति युग्मं भूमि संस्ततं कर च जानोनोपरि। अब इसमें एक एक करके देखते हैं। दोनों पांव की एड़ियों को फोटो के साथ आते हैं, ये स्थिति बनती। दोनों पांव की एड़ियों को पहले तो पलट करके पीछे हमने रख दिया, उसके बाद पीछे रखने के बाद दोनों पांव उल्टा करके रख दिया। ऐसा स्थिति बनाया कि अब वो हमारा वृषण यानी अंडकोश के नीचे स्थित हो गया। अब घुटनों के मूल यानी कि ये जो स्थिति आपके चिति मूल को घुटना कहा गया है, ये वाला जो हिस्सा है
ये चिति मूल वाला है, इसको कहा गया जमीन से भूमि पे स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद जानो यानी दोनों घुटनों में गैप रखें, जो कि गैप इन्होंने रखा भी हुआ है, दोनों घुटनों में गैप रख लिया। अब ये स्थिति हमारी बन गई। उसके बाद व्यात वक्त्री मुंह को खोल लेंगे, मुंह को खोल लेना है। मुंह को खोलने के बाद व्यात वक्त्री मुंह को खोल लेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। मुंह को खोलने के बाद जालंधर बंद लगा लिया और उसके बाद नासाग्र दृष्टि कर लिया। ये हमारा सिंहासन की स्थिति बन गई। लेकिन जो हम लोग करते हैं उसमें जीभ भी निकालते हैं, आवाज भी निकालते हैं। इसका फल बताया गया है सभी रोगों को नष्ट करने वाला है। एक बार फिर से देखिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। सर्वव्याधि नाशकम, ये भी आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, बस अंतर हमें समझना है कि घेरन संहिता में क्या कहा गया है। मुंह खोल के जालंधर बंद कैसे हो सकती है? मुंह खोल लिया जालंधर बंद में, उसमें क्या दिक्कत है? जालंधर बंद लग ही जाएगा मुंह खोल लेंगे तो। व्यात वक्त्रो जालंधर बंद के बाद मुंह खोलने से वो बंद थोड़ी ना रहता है, गला भी खुल ही जाता है। थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे मुंह खोल लिया तो जितनी जल्दी, जैसे मुंह बंद करके जितना ज्यादा संपीड़न होगा उतना उस थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इसमें यही कहा गया व्यात वक्त्रो, मतलब मुंह को खोल करके जालंधर बंद लगाना है। हालांकि इसके अर्थ में व्यात वक्त्रो को इन्होंने गायब ही कर दिया है। जालंधर बंद लगाने के बाद नासाग्र दृष्टि करने के लिए बोला गया है, ये घेरन संहिता के हिसाब से। और ये सर्व व्याधि नाशकम है, सभी व्याधियों को नाश करने वाला आसन है। इसके बाद हम लोग आते हैं गोमुख आसन में। गोमुख आसन की स्थिति के बारे में कहा गया है पादोच भूमौ संस्थाप्य पृष्ठ पार्श्व निवेशयेत स्थिरंकायं समासाद्य गोमुखं गोमुखाकृति, यानी कि दोनों पांव भूमि पर रखें और पृष्ठ पार्श्व में निवेशयेत, पीठ के दोनों बगल में रखें। अब दोनों पांव को ऐसे मोड़ करके रखें कि दोनों पीठ के दोनों बगल में पांव चला जाए। और इससे क्या होगा, शरीर को उसके बाद स्थिरंकायन, शरीर को स्थिर करें, समासाध्यंग, इस स्थिति में बनाए रखें अपने आप को। तो ये आकृति गाय के मुख के समान हो जाती है। ये भी आसान है। ये जो हम लोग गोमुख आसन करते हैं ठीक उसी तरह है, बस अंतर इतना है कि हाथों की स्थिति के बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं की गई है। तो घेरन संहिता में और जो गोमुख आसन हम लोग जनरली करते हैं उसमें क्या होता है, एक पांव की एड़ी घुटने के ऊपर दूसरे पांव की घुटने को रखते हैं, वैसी स्थिति बताई गई है। इसमें भी दोनों एड़ी हमारा दोनों पीठ के दोनों साइड में होता है। अब जो घुटना ऊपर होता है वही हाथ ऊपर करते हैं, दूसरे हाथ को नीचे से उंगलियों को पीछे पीठ के पीछे पकड़ लेते हैं। तो ये स्थिति हम लोग व्यवहारिक तौर पर करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ पीछे से हाथ को पकड़ने वाली स्थिति नहीं बताई गई है, बाकी स्थिति सेम है। ना ही इसमें ये कहा गया पहले किस पांव से करें बाद में किस पांव से करें। तो ये गोमुख आसन के बारे में यहाँ तक है। आज हम लोग गोमुख आसन तक ही करेंगे, उसकी स्थिति ये बताई गई। लेकिन ये जो इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ ऐसा सूत्र में नहीं कहा गया, लेकिन ये मानेंगे कि ये जो घेरन संहिता है गुरु शिष्य परंपरा की चीजें हैं, इसीलिए इसमें सूत्र में सारी बातें नहीं कही गई हैं, सूत्र में फाइनल स्टेप्स बताए गए हैं। और जब ये अभ्यास आश्रम में होता होगा तो उसमें एक एक चीज जरूर बताया जाता होगा, ताकि साधक उसको अच्छे से समझ पाए और उस स्थिति तक पहुंच पाए। इसीलिए इसमें हम लोग कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। कोई सवाल? इसमें गुरु जी गोमुखासन का फल नहीं बताया गया है? नहीं, इसमें श्लोक में फल नहीं बताया गया। ऐसी गुरु जी स्वस्तिक आसन में भी मैं देख रहा था, उसमें भी फल नहीं बताया गया था। हाँ, उसमें भी फल नहीं बताया गया। स्वस्तिक आसन में भी कोई फल नहीं बताया गया। लेकिन जो है तो एक बार मुक्तासन वापस बता दीजिए। मुक्तासन? जी सर। अच्छा, लेकिन शुरू में ही जब 32 आसन बताए गए हैं ना, तो उसमें कहा गया है कि ये आसन सिद्धि देने वाले हैं।
ध्यान रखिएगा, वो याद अगर हो तो। उसी में लाइन में लिखा हुआ है, एक बार उसको देख लेते हैं, फिर जो है मुक्तासन, मुक्तासन बताया ना आपने? जी सर, मुक्तासन 4th। आसन में देख लेंगे। देखिए इसमें सूत्र के हिसाब से तो सिंपल कहा गया है, पायु मूले वाम गुल्फम की, पायु मूल में वाम गुल्फ को लगा दे। बाएं पांव की एड़ी को पायु मूल में लगा, पायु कहते हैं गुदा द्वार को, उसके जड़ में लगाना है, मूल में लगाना है, और उस पर दाएं पांव की एड़ी को रख दे, और उसके बाद सब सिरों के बल, सिर और गर्दन को सीधा रखें, शरीर को सीधा रखें। सिंपल आसन बताया गया है। यह मुक्तासन योगियों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाला है। एक बार लगा के देखिए सब लोग, जहां जो स्थिति में है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर, ठीक है, लग रहा है। ठीक है ना? ठीक। अब हम लोग आज स्वस्तिक आसन हो गया हमारा, गोमुख आसन तक आज हम लोगों ने पढ़ा है। इतना ही रखें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना कंफ्यूजन इसलिए है कि हम लोग व्यवहार में जो करते हैं और जो पुस्तक में लिखा हुआ एग्जाम के हिसाब से दोनों में थोड़ा अंतर है, तो इसीलिए हम लोग कम कम ही करते हैं। 8 आसन गोमुख आसन तक आज हम लोग रखते हैं। गुल्फ तो नी है, गुल्फ नी नहीं होता है, नी तो घुटना हो गया। एंकल। अब हम लोग, एक्सक्यूज मी भैया, ये अपन जो बुक पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है और कौन से ऑथर की है, मतलब? जिससे श्लोक हम पीडीएफ आपको दिखा रहे हैं वो वाली? हाँ हाँ। ये बिहार स्कूल ऑफ योगा की है, स्वामी निरंजनानंद की है मेरे ख्याल से। मैंने शो कर रखी है। स्वामी निरंजनानंद स्वामी की है, निरंजनानंद सरस्वती की। बुक का नाम क्या है? घिरन संगीता। जी, कोई दिक्कत? आप पहली बार क्लास में हो क्या आज? शलाका जी? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। आइए हम लोग सवाल पे देखते हैं। पहला सवाल हमारा है, हाँ, एंकल ज्वाइंट, दिव्या भारती ने लिखा, ठीक है, मैंने देखा। भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं? जल्दी से बताइए। 84 लाख गुरुजी। 84 लाख, बहुत बढ़िया, मैसेज में डालेंगे। 84 लाख। धर्मवीर जी सबसे पहले। नेहा प्रजापति जी 32 नहीं, भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं? 32 नहीं बताए हैं। नीता साहू 84। मोहिनी गुप्ता 84। प्रतिभा श्रीवास्तव 84। 84 नहीं, भगवान शिव ने 84 लाख आसन बताए हैं। अब 84 सबका जवाब एक साथ ही दे रहे हो क्या? 84 लाख आसनों में कितने आसन विशिष्ट बताए गए हैं? 84। मोहिनी जी में जल्दबाजी में 85 हो गया है। गौरव जी ने 84 लिखा है। धर्मवीर जी 84। तुकेश साहू जी 84 लाख नहीं है, तुकेश जी। रानी जैन फिर 32। हाँ, सभी जायसवाल जी ने लिखा हुआ 100 में 16 कम, यानी 84। उन्होंने पूरा कंप्लीट लिख दिया है। प्रतिभा श्रीवास्तव जी 32। राहुल आर्या जी, ये कौन? प्रेरणा जी 32 कहाँ से आ गया? योग की फिटनेस 32 गलत है। शिवांगी कश्यप जी 32 गलत है। दुर्गेश्वरी जी 32 गलत है। दीक्षा जी 32। अभी हम लोग इसको फिर से करें क्या? ये इसमें कंफ्यूजन कहाँ हो रही है? एक आदमी भैया वो गलत लिखा गया था। अच्छा, एक आदमी कोई लिखा गया। आसन का जो पहला श्लोक है उसको एक बार फिर से एक आदमी कोई भी पूरा बताइए, क्या है 4 लाइन का वो?
इसको सर आज बताऊं? नहीं करते, बताइए। जो आसन है उसको शिव जी ने जो है जीव जंतु के जितने जीव जंतु हैं इस जगत में उतना ही आसन बताया है, मतलब 84 लाख आसन बताए हैं उन्होंने। और उसमें से 100 में 16 कम 84 आसन विशिष्ट हैं। और उसमें से भी उन 84 में से 32 आसनों को शुभ माना गया है। अच्छा है दिव्या भारती जी। अब उसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तब ठीक करते, क्योंकि ये चीजें ना अगर आज गलती हो गई तो आगे भी गलती होती ही रहेंगी। एक बार में फिर आपने सही बताया। 4 लाइनें हैं, चारों लाइन को एक बार फिर से देख लीजिए। पहला तो उन्होंने कहा है जितने समस्त जीव जंतु जितने हैं उतने आसन है, पहला लाइन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तो बहुत विस्तार हो गया, जितने जीव जंतु उतने आसन। दूसरा लाइन, भगवान शिव ने 84 लाख आसन बताए हैं। 2 लाइन हो गया, सिंपल सी, जितने जीव जंतु तो 84 लाख ही योनि है। उसके बाद उसमें से 84 आसन विशिष्ट बताए गए, जो शब्द इस्तेमाल किया गया ग्रंथ संहिता में उसमें विशिष्ट बताए गए हैं। उसमें से भी 32 आसन शुभ बताए गए। यही 4 लाइन है। इसी 4 लाइन को अपन को याद करना, यानी ग्रंथ संहिता में 32 आसन की चर्चा की गई है। लेकिन जब सवाल अलग अलग पूछेंगे कि भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं, तो 84 लाख बताए हैं। उसमें से कितने आसन को विशिष्ट माना गया है, तो 84 आसन को। उस 84 में से भी शुभ कितना माना गया है, तो 32 माना गया है। यही है, इसको लेकर के कहीं कंफ्यूजन ना रखें, अच्छा रहेगा। अब आगे अगला सवाल है, कितने ग्रंथ संहिता में कितने आसनों की चर्चा की गई है? हाँ, पूनम जी का सबसे पहले, शिवांगी कश्यप, आयुषी सिंह, धर्मवीर जी 32, 32, नीतो साहू 32, 32 शुभ है अकॉर्डिंग टू ग्रंथ संहिता। वाह, सभी जायसवाल एकदम क्लियर करके लिखा हुआ है। दिव्या जी, योग की फिटनेस, सोनाली जी, अदिति जी, सबका सही है। 32 को शुभ बोला गया है। गौरव पंडित जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 32 आसन। दुर्गेश्वरी ध्रुव जी। घेरन संगीता में पहला आसन कौन सा है? सिद्धासन, योग की फिटनेस सिद्धासन। नेहा प्रजापति सिद्धासन, पूनम जी सिद्ध, गौरव जी सिद्ध शुभ, अदिति जी, दिव्या भारती जी, दीक्षा जी, सुबोध जी, मोहिनी जी सिद्ध। स्वस्थ, अरे आयुषी सिंह जी स्वस्तिक आसन। आयुषी जी, यस सर, वो गलती से वो एस एस है तो वो अच्छा स्वास्तिक अच्छा, लिख दिया। टाइपिंग मिस्टेक हो गया। जितेंद्र जी ने सीधासन सीधासान लिख दिया है। अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बाकी सब लोगों ने सीख ही लिखा है। पहला आसन सिद्धासन। अच्छा ठीक है, आयुषी जी ने करेक्ट कर दिया, सिद्धासन। सिद्धासन में सवाल है, सिद्धासन में दृष्टि कहाँ होगी, नासाग्र या भूमध्य पे? बताइए, भ्रू पे कहाँ होगी? गौरव जी ने सबसे पहले भूमध्य पे, तृप्ति जी, अदिति जी भ्रू, सुरभि जी बहु नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। भूमध्य, हाँ, दिव्या भारती जी भूमध्य, पंसारे जी, नाजिनीन पंसारे जी, ठीक है, बहुत अच्छा। भूमध्य 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 भूमध्य, आयुषी सिंह, वीर किशोर जी भूमध्य भूमध्य भूमध्य। सिद्धासन में चिबुक को कहाँ लगाना है? हृदय पे, अदिति जी, हृदय 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 हृदय, ये सब का ठीक है। योग की फिटनेस जालंधर बंद तो ठीक है तो जालंधर बंद की स्थिति, लेकिन इसमें शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फल क्या होता है? दिव्या भारती, मोक्ष देने वाली है। सिद्धासन मोक्ष देने वाली है। अदिति जी, सुरभि जी, प्रेरणा जी मोक्ष देने वाली है, मोक्ष देने वाली है। योग की फिटनेस, सुबोध यादव जी, वीर किशोर जी मोक्ष देने वाली है, मोक्ष देने वाली है जी, सबका सही है। पद्मासन में अब देखिए इंपॉर्टेंट है, बताइए पद्मासन का
मोक्ष कवाल भेदन, वाह नितिन कुमार जी बहुत अच्छा। इन्होंने पूरा ही लिख दिया, मोक्ष के कपाट खोलने वाला है। पूनम पूनम जी ने पूरा ही लिखा हुआ, मोक्ष के कपाट खोलने वाला है, बिल्कुल घेरन संहिता के शब्दों के हिसाब से इन्होंने लिखा हुआ है। अब पद्मासन को लेकर के देखिएगा, पद्मासन का सवाल है। सबसे पहले ऊपर कौन सा पांव रहेगा ये बताइए, अब इसमें कंफ्यूजन होगी। कौन सा पांव ऊपर रहेगा? राइट, राइट लेफ्ट हो गया ना, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट हो गया ना। अब इसमें कंफ्यूजन हो गई कि राइट या लेफ्ट। एक आदमी खोलिए और बताइए पूरी प्रक्रिया। सर मैं बोलूं? जी बोलिए। वामो सर परि पहले बायां जो पाँव है ना, जी उसको दाहिनी जंघा पे रखना है सर, है ना? जी और उसके दाहिना पाँव को ना बाएं जंघा पे रखना है सर, ऐसे बताया है सर वो। हाँ, तो ऊपर मैंने सवाल पूछा ऊपर कौन सा रहेगा, तो राइट राइट, हो गया। राइट हाँ आ राइट ही गया। तो लिखा था मैं। राइट राइट राइट। लेफ्ट को पहले रखना है, ये बात सही है, लेफ्ट को पहले रखना है। लेफ्ट को पहले रखा तो लेफ्ट के ऊपर अब राइट आ गया, ठीक है। इसीलिए सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। तो इसको गौरव पंडित जी एक बार बताइए, पूरी प्रक्रिया बताइए पद्मासन की, कैसे बताया गया घेरन संहिता में। गौरव जी ने मीटिंग ही छोड़ दी जैसे पूछा। पुष्पा जी बताइए। अब अगर नाम लेके पूछना शुरू कर रहे हैं तो लोग छोड़ना शुरू कर दे रहे हैं। नितिन जी बताइए, नितिन जी ने हाथ उठाया। सर मेरे को बोले, मैं बाहर हूँ सर। अच्छा कोई बात नहीं, नितिन जी सर मैं बताइए। बताऊं? डॉली राज जी बताइए। सर लेफ्ट पाँव के ऊपर राइट को रखेंगे और लेग की गलत हो गया, सर सही है बात बताइए, गलत हो गया ना। सर लेफ्ट आपने बताया तो था, लेफ्ट के ऊपर रखेंगे राइट को तो पहले और शुरुआत सिर से डाल है ना, शुरुआत से। अब पद्मासन की पूरी विधि पूछ रहा हूँ, पद्मासन की सर पूरी बाएं विधि। पाँव मैं बताऊं? विक्की राज जी, विक्की जी बताइए। हेलो। गुरुजी जी बायां पांव जो है दाई जांघ पर रखेंगे और दायां पांव जो है बाई जांघ पर रखेंगे व्यतिक्रम विधि से। ठीक है, बहुत अच्छा। और व्यतिक्रम विधि से हाथों को पृष्ठ भाग पर ले जाएंगे और दाएं हाथ से बाएं हाथ के अंगूठे और बाएं हाथ से दाएं हाथ के अंगूठे में आप कंफ्यूजन बता रहे थे सर, इसमें चूंकि गलत हो जाएगा ये, तो हाँ मिस्टेक है सर वो वहाँ पे। ठीक है, बस पद्मासन कर देंगे सर इसमें। उसके बाद और कुछ करना है? जालंधर बंद लगाएंगे, जी ठीक, और जी। दृष्टि कहाँ पे होगी? नासाग्र। नासाग्र, नासाग्र। नासिका। कंप्लीट कहना है। घेरन संहिता के हिसाब से जब हम कहेंगे तो कंप्लीट कहेंगे, सिर्फ नहीं बद्ध पद्मासन वाली स्थिति आपने बता दे, उसके बाद आपने बताया ही नहीं। दीक्षा जी ने हाथ हटाया, दीक्षा जी आप बताइए। Yes, sir. Yeah, actually, after taking that position, what sir explained, then we have to place the chin on the chest. Okay, so Chin on the- and fix the gaze on the tip of the nose. That's the procedure, and this will be helpful for us to destroy all the diseases. ऑल द डिसीजेस। ओके, Yeah. थैंक यू, बहुत अच्छा, बिल्कुल आपने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, बहुत अच्छा। Yes. अगला सवाल हमारा है भद्रासन का। अब इसमें सवाल ना पूछ करके मैं ये, क्योंकि भद्रासन जो है हम लोग जो करते हैं भद्रासन और जो घेरन संहिता में बताया गया है वो अलग है, इसीलिए जितेंद्र आर्या जी बताएंगे कि भद्रासन की स्थिति कैसे बताई गई है घेरन संहिता में। देखें हम लोग कुछ सीख भी पाए हैं या नहीं, या क्लास ऐसे ही आज की खत्म हो गई। जितेंद्र आर्या जी बताइए, भद्रासन की स्थिति कैसे बताई गई है? जी, बाएं पैर को मोड़ के दाहिनी जंघा के पास में रखेंगे जी। भद्रासन की स्थिति है। अच्छा जी, भद्रासन, सॉरी। दोनों पैरों को मोड़ के एड़ियों को गुदाद्वार के नीचे रखेंगे और पंजे बाहर निकल जाएंगे जी उसके। हाँ, तो पीछे की तरफ निकलेंगे ना? हाँ जी, पीछे की तरफ जी। उसके बाद भी कुछ करेंगे? उसके बाद नहीं पता गुरु जी।
नहीं पता, कोई बात नहीं। और कोई बताएंगे? हाथ हाथ उठाइए। नितिन कुमार जी ने हाथ उठाया हुआ है। जी। गुल्फौ च वृषणस्याद है। गुल्फौ मतलब दोनों एडियों को युद्धक्रमेण उलट कर वृषण के नीचे लगाएं और पादांगुष्टौ कराभ्याम च गृहीत्वा वही पृष्ठ प्रदेशतः। पृष्ठ प्रदेशतः अर्थात हाथों को पीठ की ओर से घुमाकर पादांगुष्ठों को पकड़ना है, जालंधर बंद लगाना है और नासाग्रम आलोकयेत, दृष्टि नासाग्र रखनी है। भद्रासनम भवेते तत्, यह भद्रासन है सर्वव्याधि विनाशनम, सभी व्याधियों का विनाशकारी। ठीक है, अच्छा है, अभी देख करके बोला हुआ, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जब 2 बार 3 बार हम रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा पूरा, क्योंकि अब तक भद्रासन जो हम लोग करते हैं, जो करा रहे हैं, वो आगे रखते हैं दोनों पांव एड़ी पंजा को मिला करके, आगे ही हाथ से पकड़ते हैं पूरा, अंगुष्ठ को नहीं, पूरा ही पांव पकड़ते हैं हम लोग। और घेरन संहिता में जो बताया गया, पांव को पलटकर पीछे ले जाना है, फिर हाथ को पीछे ले जाकर के अंगुष्ठ को पकड़ना है। ये स्थिति हमारी बनती है भद्रासन में। अब मुक्तासन की स्थिति में आते हैं। अभी जो हैंड्स अप हुआ था उसमें से लेते हैं। प्रेरणा जी, मुक्तासन बताइए कैसे बताया गया है? बाएं पाँव की एड़ी को मतलब गुदा द्वार में लगाने हैं, फिर उसके ऊपर दाएं पाँव की एड़ी को रखनी है और सिर को मतलब सिर को सीधा समान रखना है और शरीर सीधा बैठना है। और इसका लाभ है सिद्ध प्राप्त होगी प्रधानमंत्री। सिर को ग्रीवा को समान, शरीर सीधा, ये 3 शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है सूत्र में। सिर ग्रीवा मतलब सिर, गर्दन और पूरा शरीर सीधा रखे, यही सीक्वेंस बताया गया। सिर, ग्रीवा और पूरा शरीर योगियों के लिए सिद्धि दे रहे। कई बार हम लोग सीक्वेंस ये छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। सिर, ग्रीवा और शरीर, ये ध्यान रखिएगा। सिर, ग्रीवा, शरीर, सिर, गर्दन और शरीर 3 बार मैंने रिपीट किया जानबूझ करके। अब हम लोग वज्रासन की स्थिति में आएंगे। तो वज्रासन के लिए एक आदमी मुझे बताइए, हैंड्स अप कर लीजिए। पहले दिव्या भारती जी ने हाथ उठाया हुआ सबसे पहले, उसके बाद धर्मवीर जी ने। दिव्या भारती जी बताइए पहले। दोनों एड़ी को पीछे ले जाकर हम लोग गुदा द्वार के पास लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद सूत्र में और क्या कहा गया है? और क्या था बताने भूल गई। कोई बात नहीं, कोई बात, ऐसे ही तो याद होगा, भूलते भूलते याद होगा। दोनों जंघाओं को वज्र के समान, नाम है ना वज्रासन, वज्र के समान दृढ़ कर देंगे, ये लिखा गया है। दोनों जंघाओं को वज्र के समान दृढ़ कर देंगे, दोनों पांव को गुदा के दोनों ओर लगाएंगे, ये बताया गया। यानी कि एड़ी जो है, जनरली हम लोग एड़ी को साइड में कर देते हैं, दोनों अंगूठा मिला लेते हैं। पद्मासन में ऐसे, इसमें वज्रासन में ऐसे बैठते हैं ना जनरली, लेकिन नहीं, एड़ी को मिलाकर रखना है, दोनों के गुदा द्वार के दोनों ओर लगाएं। कोई कंफ्यूजन? नो सर, थैंक यू। ठीक है, अगला हमारा है स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन कौन बताएंगे? सुरभि भगत जी ने हाथ उठाया। सुरभि जी बताइए। योगी जब दोनों जंघा और घुटने के मध्य दोनों तलवों को रखकर त्रिकोणाकार आसन लगाए, मतलब लेफ्ट को राइट जंघा के मध्य, लेफ्ट जो पांव का तलवा है उसको राइट साइड में जांघ और घुटने के मध्य लग दिया, और ऐसे ही दूसरी साइड में, तो त्रिकोणाकार से आकृति बन जाएगी। ठीक है, गौरव पंडित जी, आप थोड़ा सा, आपने हाथ उठाया, थोड़ा सा इसको और क्लियर कीजिए। जानू उर्वो अंतरे कृत्वा योगी पाद तले उभे। दोनों घुटने और जंघा के मध्य में पांव को रख करके ऋजुकाय समासीनः स्वास्तिकम तत् प्रचक्षते, त्रिकोण आकार आसन लगा करके समभाव से बैठे, इसे स्वास्तिक आसन कहा गया है। कैसे कैसे होगा इसको जरा, ये तो ठीक है आपने बताया, बहुत अच्छा बताया, इसको फिर से बताइए। पाद तले कैसे होना चाहिए दोनों जंघाओं और उसके बीच में एड़ी की क्या स्थिति होनी चाहिए? पिंडली और वैसे जो हम करते हैं सर, पिंडली और जंघाओं के मध्य में पांव को रखना है, फिर दूसरा पैर नीचे से निकाल लेना है। हाँ, ताकि पाद जंघा और पिंडली के मध्य से
बिल्कुल। पाद तल कहा गया ना, पाद तल मतलब जो तलवा हमारा है वो तलवा उसके बीच में आ जाना चाहिए। दोनों ही हाँ सर। दोनों ही तलवा हमारे बीच में आ जाना चाहिए। तो एक को नीचे से थोड़ा सा खींच के ऊपर लाना पड़ता है, तब वो स्थिति बन जाती है हमारी। बहुत अच्छा। ऐसे ही सब लोग भाग लेंगे। अभी आपने बीच में छोड़ दिया था गौरव जी। अब सिंहासन की स्थिति बताएं। सिंहासन की स्थिति पहले हैंड्स रेज कर लीजिए, तो एक साथ सब लोग बोलेंगे, दिक्कत होगी। हैंड्स रेज कीजिए। सिंहासन कौन बताएंगे? दीक्षा जी ने हाथ उठाया हुआ है, आयुषी जी ने भी हाथ उठाया है। दीक्षा जी पहले बताइए आप। हाँ सर, सिंहासन में the I think I will go with English. The heels to be Yeah. placed under the scrotum or contrawise, like the opposite way, left heel on the right side and right heel on the left side. So it should be like turned upwards and need to be placed on the ground. So the Okay. mouth, the मुंह को खोलना है and practicing along with this Jalandhar Bandha mudra can be practiced. Fix his tip of the nose में you can say fixing the gaze. या Yeah. आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जितना सूत्र में बताया गया उतना ही बताया, बहुत अच्छा है। और एक और कौन थी वो बताएं जरा। आयुषी जी ने भी हाथ हैंड्स रेज किया था ना, आयुषी जी? हाँ, देव शर्मा जी, देव जी बताइए। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, बताएं। दोनों पांवों को एड़ियों को व्युत्क्रम पूर्वक अंडकोशों के नीचे लगाकर जालंधर बंद सहित भौं के मध्य में दृष्टि स्थिर करें। फिर नासिका के अग्रभाग में ही निश्चल दृष्टि रखें। यह और सिंहासन कुछ का मुख प्रक्रिया और कुछ है इसमें? और इसमें मुख को खोल के जालंधर बंद हाँ। लगाना है। हाँ, और इसमें भी है जानु परिकृतवा, मतलब घुटनों में दूरी भी बनाना है। हाँ जी गुरुजी, थोड़ा सा घुटनों के जी। बीच में थोड़ा सा हाँ, दूरी बना के रखना है। धन्यवाद। ठीक है। सोनाली जी ने हैंड्स वो उठाया हुआ था। सोनाली जी, गोमुख आसन के बारे में बताइए। हाँ सर, दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करना है कि दोनों सोल अपने बेस के यहाँ पे आ जाए, साइड में। राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट साइड में उसका सोल ऊपर की तरफ आना चाहिए और लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट साइड में आना चाहिए। और हाथों की स्थिति कुछ भी नहीं बताई है, तो हम अपने हाथ नीचे ही रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, कहा तो आपने सही। इसमें लेफ्ट राइट कौन सा पाँव पहले करना है कौन सा बाद में, ऐसा भी नहीं कहा गया, लेकिन हाँ। ठीक है कि एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, स्थिति वैसे ही बताई गई है ताकि गाय के मुख के समान आकृति बन जाती है। हाँ, और दोनों पाँव को, एड़ी को पीठ के बगल में रखना है। अभी हाथ कौन से उठा रहे थे? अभी हैंड्स रेज किया था पांडे जी, भावना जी। पांडे जी, भावना पांडे जी बताए क्या कह रही थी? जी भ्राताश्री, मेरा नाम भवन कुमार पांडे है। भवन। अच्छा, भवन पांडे जी। जी जी। जी भवन। मैंने इसका श्लोक भी याद किया था कि सव्ये दक्षिणे गुल्फम तु पृष्ठ पार्श्वे नियोजयेत् दक्षिणेपि तथा सव्यम गोमुखम गोमुखाकृते। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बताइए, इसका अर्थ भी बता दीजिए एक बार और, रिपीट हो जाएगा। हाँ, पीछे बाएं बगल में दाहिने एड़ी को लगाना है और ठीक है। दाहिने पार्श्व में बाएं पैर की एड़ी को लगाना है। इस स्थिति को ही गोमुखासन कहते हैं। हाँ, तो आकृति भी इसमें एक लाइन और आप जोड़ दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा कि जो स्थिति आकृति बनती है गाय के मुख के समान आकृति बन जाती है। हाँ ठीक है। जी गुरु जी। जी भ्राताश्री, धन्यवाद। धन्यवाद। आज शांति पाठ कौन करवाएंगे? सर, एक प्रश्न पूछना था आपसे। जी, कौन? नाजनीन बोल रही हूँ। अच्छा, नाजनीन जी बताएं। सुबोध जी आप करा जी। नाजनीन जी बताएं। हाँ जी सर, कुछ नहीं, आपके बारे में ही पूछना था। आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, तो आप कब से ये, मतलब फ्रॉम व्हेन यू आर देयर इन दिस फील्ड सर, और कहाँ से आपका, मतलब वी जस्ट वांट टू नो थोड़ा परिचय आपका। आपकी आवाज भी इतनी बुलंद है, अच्छे से समझाते हैं, तो
एक प्रेरणा मिलती है कि और हमको कितना अभ्यास करना है ऐसे बनने के लिए। अच्छा नाजनीन जी बहुत अच्छा। दरअसल ना मैं अब बोलते बोलते थक गया, मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ आपको जितना कम बोलूँ आज, तो फिर इस बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, मैं अपने बारे में जी भी बताऊंगा और जानना भी चाहिए अपने जो हम आपस में हैं, सब लोग एक दूसरे के बारे में जाने, योग करने वालों का के लिए अच्छी बात है। तो आज मैं आप सोचता हूँ थोड़ा कम बोलूँ, गले में थोड़ी खसखस होने ठीक है लगी है सर, ठीक है, ठीक है, बार-बार। कोई बात नहीं सर, फिर ठीक है। आप फिर थैंक यू इस सर। बारे में करेंगे चर्चा। तो शुरू करें शांति पाठ। कमर जी गर्दन सुबोध सीधी जी कर करें। कमर गर्दन सीधी कर ली, लंबी गहरी श्वास के साथ ओमकार का उच्चारण करेंगे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। प्रणाम आप सभी को।